हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स सेमेस्टर फर्स्ट में जिनके पास MIH है, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पार्ट बाय पार्ट मैं आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूँगा, जिसमें क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें डिस्कस किए जाएंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्ज़ाम में आ चुके हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे राइट करना है, क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी है, कैसे लिखनी है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं हम लोग, पहला प्रश्न है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार नीतियों का परीक्षण करें। अलाउद्दीन खिलजी जो था उसकी बाज़ार नीतियों के बारे में आपको बताना है, या फिर यही प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार नियंत्रण नीतियों का वर्णन करें। तो यहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं कि बाज़ार नीतियों पे अलाउद्दीन खिलजी के प्रश्न आया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको शुरुआत में जब आप आंसर लिखोगे तो आपको परिचय से शुरुआत करनी है। ओके, परिचय। तो देखिए आप क्या लिखोगे सबसे पहले कि अलाउद्दीन खिलजी भारत के सल्तनतकार थे। ओके, अलाउद्दीन खिलजी भारत के सल्तनतकार थे। उनका शासनकाल 1296 से लेके 1316 तक चला। ये शासनकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा कि उनका शासनकाल कब से कब तक रहा है। ओके, तो शासनकाल उनका क्या है, 1296 से लेके 1316 तक रहा है। उनकी बाजार नीतियाँ उनके राज्य की आर्थिक विकास और उनकी सत्ता को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। जो भी नीतियाँ उन्होंने बनाई तो क्या है, जिससे क्या है उनका सत्ता और उनका राज्य मजबूत हो सके, इसलिए उन्होंने कुछ नीतियों का पालन किया, कुछ नीतियाँ बनाई। अच्छा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीतियाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने जनता को राहत पहुँचाने के लिए बाजार नीतियों को लागू किया था ताकि कोई भी वस्तु उचित मूल्य पर मिल सके। जिससे लोगों को क्या है, बहुत ज़्यादा लोग क्या है जो भी सामान बेच रहे हैं उनके बाज़ारों में, तो वो अपने हिसाब से क्या है सामान के वस्तु का एक जो है प्राइस ना रख पाए। इस वजह से इसने क्या किया था कि वस्तुओं का भी कीमत जो है ना इसने डिसाइड की थी। तो सभी वस्तुओं की कीमत सुल्तान द्वारा तय किया जाता था। ओके, कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि यह व्यवस्था केवल दिल्ली में ही लागू किया था। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इसकी व्यवस्था क्या सिर्फ दिल्ली में ही लागू थी। ओके, जबकि कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि बाजार नीतियाँ पूरे साम्राज्य में लागू की थी। कुछ कहते हैं कि दिल्ली में थी, कुछ कहते हैं कि पूरे साम्राज्य में थी। ओके, बाजार की देखरेख का कार्य दीवाने रियासत, जो उस टाइम पे बाजार का काम कार्यभार देखते थे उनको हम लोग क्या बोलते थे, दीवाने रियासत। ओके, दीवाने रियासत को सौंपा गया था। इस पर सुल्तान अपने सबसे विश्वसनीय व्यक्ति को रखता था। विश्वसनीय व्यक्ति को इसलिए रखता था कि जिससे क्या है सारी खबर उस तक पहुंच सके। यह लोग सुल्तान के लिए गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करते थे और ये लोग खुद भेष बदल के जाते थे मार्केट में और वहाँ पे लोगों से सामान खरीदते और ये पता करने के लिए कि कोई व्यक्ति क्या है राजा की आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा, ठीक है, उसके अतिरिक्त कोई और उसका जो है प्राइस तो नहीं है। जैसे कि उनका कार्य होता था बाज़ार में देख रेख करना कि कौन सी वस्तु की कीमत अधिक ली जा रही है, या फिर उनके बटखेर का जांच करते थे। बटखेर मतलब क्या, उनके बांट वगैरह के, कि कम बांट वगैरह देके तो कहीं ज़्यादा पैसे वगैरह तो नहीं ले रहे और कम सामान दे रहे हैं। ओके, तो कोई व्यक्ति कम वजन से सामान तो नहीं दे रहा। इस बाज़ार में व्यापार के लिए पंजीकृत करवाना पड़ता था। आपको क्या पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था एक तरीके से। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, पंजीकृत हो, तभी आप क्या है यहाँ व्यापार करने की आपको अनुमति थी। ओके, बिना पंजीकृत के लोग व्यापार नहीं कर सकते थे। लोगों की सुविधा के लिए बाज़ार में 3 भागों में बांटा गया था। लोगों की सुविधा के लिए, जैसे बाज़ार आप मार्केट जाते हो तो कपड़े की अलग होती है, सब्जी की अलग होती, फल की अलग होती, तो इसने भी क्या किया 3 भागों में बांटा था। तो पहला और महत्वपूर्ण जो भाग है वो ये है आपका गल्ला मंडी, गल्ला बाज़ार या मंडी। ओके, गल्ला बाज़ार जो था पहला बहुत महत्वपूर्ण। तो उसमें आप क्या लिखोगे कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित बाज़ारों में सबसे मुख्य गल्ला या मंडी बाज़ार था। सबसे जो मुख्य था वो क्या था, गल्ला मंडी और या फिर बाज़ार मंडी था। सभी केंद्र में गल्ला बाज़ार होते थे, सभी केंद्र में गल्ला बाज़ार थे। यहाँ पर अनाज की बिक्री थी, खरीदा भी जाता था और बेचा भी जाता था।
इस बाजार में सभी अनाजों की कीमत तय की जाती थी। जैसे कि गेहूं का मूल 7 शीतल था, जहां 1 टका जो 1 टका का था, ओके, और 50वां भाग जीतल होता था। इस प्रकार चना 5 जीतल इत्यादि सभी वस्तुओं की कीमत सुल्तान द्वारा तय की जाती थी। तय किए गए कीमत से अधिक दाम में किसी भी वस्तु को नहीं बेचा जा सकता था। यहाँ पर जो भी वस्तुएं थी वो क्या है, कम से कम दामों में बेची जाती थी। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये पहली बाजार थी गल्ला, दूसरा आपका क्या था, घोड़ा, दासों और मेवासियों की बाजार। यहाँ दास भी ना बेचे जाते थे, लोग भी, मतलब जो है आप अगर दास खरीदना चाहता हो तो आप दास भी जाके खरीद सकते थे। ओके, घोड़े। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दूसरा प्रकार का जो बाजार था वो घोड़े, दासों और मेवासियों का बाजार यहाँ पे लगाया जाता था। ओके, यहाँ पर युद्ध में लड़ने के लिए घोड़े मिलते थे जो अलग अलग दामों में बेचे जाते थे। वस्तुओं की कीमत उनके किस्म और नस्ल के आधार पर तय की जाती है कि कितना अच्छा घोड़ा है, और अगर व्यक्ति खरीदें तो कितने अच्छे से काम कर पाएगा। सुल्तान के द्वारा घोड़ों के दाम को भी तय किया था। सुल्तान ही सबको डिसाइड करता था कि क्या उसके प्राइस होंगे, क्या नहीं होंगे। सुल्तान ने युद्ध में लड़ने जाने वाले घोड़ों की कीमत उनके किस्म और नस्ल के आधार पर तय किया जाता था। सुल्तान के द्वारा घोड़ों के दाम को भी तय किया गया था। ओके, तो सुल्तान ने युद्ध में लड़े जाने वाले घोड़ों की कीमत को 3 भागों में निश्चित किया था। सबसे अच्छे नस्ल के घोड़े 100 से 120 टंका तक, दूसरे नस्ल के घोड़े 80 से लेके 90 तक, और तीसरी नस्ल के घोड़े 60 से लेके 70 तक। ओके, यहाँ पर पूंजीपति और बिचौलियों पर निगरानी रखा जाता था, क्योंकि ये लोग खराब नस्ल के घोड़े की भी कीमत ज़्यादा अधिक बताकर बेच दिया करते थे। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसीलिए यहाँ पर दलालों पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी, और जो भी धोखाधड़ी करने में उन्हें करता था उन्हें सुल्तान के पास पहुँचा दिया जाता था, और उन्हें क्या है, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती थी। किसके द्वारा? सुल्तान के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं कि इस प्रकार से इन बाज़ारों में व्यापारियों को निश्चित दामों में ही घोड़े को बेचने या खरीदना होता था। इस बाज़ार में दासों तथा मेवासियों का दाम सुल्तान द्वारा निश्चित किया जाता था। ओके, जैसे कि काम करने वाली दासियों के दाम, जो दासी थे उनके 5 से 12 टका होता था, जबकि एक सुंदर युवा दास की कीमत 20 से 30 टका होती थी। इस प्रकार से दुधारू मेवासियों का भी दाम निश्चित यहाँ पे किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सब प्रकार के यहाँ पे दास, घोड़े, सब कुछ आपको मिलता था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपका तीसरा आपका है सामान्य बाजार। सामान्य बाजार की बात करें तो यहाँ पे क्या, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा तीसरे प्रकार का जो बाजार लगाया जाता था, जिन्हें सामान्य बाजार कहा जाता था। ओके, सामान्य बाजार पूरे नगर में होता था। इन बाज़ारों में अधिकतर बिकने वाली वस्तुएं थी, जैसे मिठाई, सब्जी, कंदी, रोटियां, चप्पल, पान, जूते, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बेची जाती थी। इस प्रकार इस बाज़ार में भी सुल्तान द्वारा सभी वस्तुओं की कीमत जो है यहाँ पे तय की जाती थी। ओके, सुल्तान ही तय करता था। तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या लिखा था, यहाँ पे आपने परिचय लिखा। ठीक है, जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएगा तो सबसे पहले आप परिचय लिखोगे। परिचय आपने लिखा, परिचय के बाद फिर आपने उसकी गल्ला मंडी के बारे में बताया, वहाँ की जो बाज़ार में कौन कौन सी चीज़ें मिलती थी। उसके बाद आपका क्या है, सामान्य बाज़ार, बाज़ार के प्रकार बताए। अब यहाँ से आप क्या है, निष्कर्ष लिखोगे। ओके, कि इसका निष्कर्ष, आखिरी पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, निष्कर्ष। ओके, तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने बाज़ार में मूल नियंत्रण लागू किया था। वे सामान्य लोगों के लिए खाद्य पदार्थों के दाम कम करने के लिए प्रयास करता था। उन्हें खाद्य पदार्थों के भावों को नियंत्रण करने के लिए कुछ संस्थानों पर निर्देश भी बनाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने समाज न्याय की दृष्टि से ही उन बाजार नीतियों को बनाया था, जिससे क्या लोगों को परेशानी ना हो और कम दामों में उन्हें क्या है, सही सामान मिल सके। तो ये हमारा पहला प्रश्न था, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीतियाँ। तो ये यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। थोड़े बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चन आते हैं। आपके एग्ज़ाम में 10 प्रश्न आएंगे। 10 प्रश्न में से आपको सिर्फ 5 प्रश्न ही करने होंगे, कोई भी 5 प्रश्न। और मैं आपको ये 100% बता रहा हूँ कि जो मैं आपको करा रहा हूँ उससे अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आप देखोगे कि 5 प्रश्न आपके आराम से हो जाएंगे। 5 प्रश्न ऐसा नहीं कि आपको इन प्रश्न से ना मिले, 10 में से 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको ये आपने पढ़े होंगे। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2 है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र एवं नीतियों की विवेचना करें। मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसके चरित्र के बारे में बताना और उसकी नीतियों की विवेचना करनी है। ओके, तो चलिए, सबसे पहले जैसे वहाँ पे लिखा था यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले परिचय। ओके, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग,
परिचय। तो देखिए, परिचय की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक भारतीय इतिहास के ऐसे शासक थे जो 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के दौरान राज करते थे। ओके, ये मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ के थे? तुगलक वंश के दूसरे राजा थे। उनके शासनकाल 1325 से लेकर 1351 तक रहा। इनकी नीतियों और चरित्र के बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक बुद्धिमान शासक था। उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त थी और विविध विशेषताओं में रुचि रखते थे। वे एक उच्च शिक्षित राजा थे जिन्होंने राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए बुद्धिमानी से काम किया था, और वे धर्मनिरपेक्ष थे। किसी भी धर्म का ये क्या है, वो मतलब फेवर नहीं लेते थे, इसलिए सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में उनके शासन का एक विशेषता यह रही है कि वे बहुत ही ताकतवर थे। ओके, अच्छा नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र की बात करते हैं। ओके, सो मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का यह कहना है कि वह बहुत ही निर्दयी व्यक्ति था, और इनमें से कुछ किसी को दुखी नहीं, मतलब निर्दया व्यक्ति था, और इसमें कभी भी किसी को क्या है, दुख नहीं नहीं देखा जाता था। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वे धार्मिक कट्टर व्यक्ति थे, बल्कि सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का व्यवहार करते थे, मतलब सारे धर्मों को एक समान मानते थे, यानी कि सभी धर्मों के समान मानता था और किसी भी धर्म को क्या है, बड़ा या छोटा नहीं मानता था। जबकि कुछ इतिहासकारों ने इनकी असफलता के कारण इनके चरित्र का अनुमान लगाया, कहा है कि एक शख्स किस्म के इंसान थे, कुछ ये कहते हैं एक शख्स किस्म के इंसान थे, और जो सभी के प्रति कठोर नीति को अपनाते थे। और मोहम्मद बिन तुगलक जो थे ये क्या थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और इनके कई क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त था, जिसके कारण क्या है, वे क्या विविध विषयों में भी क्या डिफरेंट अलग अलग प्रकार के विषय को भी इन्हें क्या है, ज्ञान था। ओके, वे एक उच्च शिक्षित राजा थे जिन्हें राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए बुद्धिमानी से काम किया था, और वे धर्मनिरपेक्ष थे, इसलिए क्या है, सभी धर्मों को समान रूप से मानते थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में उनके शासन का एक विशेषता यह था कि वह एक बहुत ताकतवर थे। ओके, अच्छा ये चीज़ तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, सॉरी फिर से रिपीट कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आपका है मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र की बात हम लोग कर रहे थे। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वो दोबारा हो गया, मैंने देखा नहीं, वो चीज़ दोबारा बता दी मैंने, कोई बात नहीं। यहाँ से हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे मोहम्मद बिन चरित्र की बात कर रहे थे। ओके, धार्मिक वाली बातें मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है कि जनता को सहायता करने के लिए वे अपने साम्राज्य में भोजनालय की व्यवस्था करवाते थे, ताकि क्या है, कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, और 40,000 से ज़्यादा लोग क्या यहाँ पे भोजन करते थे प्रतिदिन। ओके ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने जनता को क्या है, सहायता करने के लिए अस्पतालों का भी निर्माण करवाया था। बीमार पड़ने पर लोगों को वहाँ पे फ्री में जांच किया जाता था, और इसी प्रकार से इतिहासकारों द्वारा यह भी मतलब कहा जाता है कि इनका व्यवहार इस प्रकार से था कि यह कहना बहुत मुश्किल है, मतलब क्या व्यवहार था इनका, किस प्रकार का था, कुछ इतिहासकार तो ये भी नहीं बता पाए। जबकि कुछ विद्वान कहते हैं कि इनके पास धैर्य नहीं था, जिसके कारण वे सभी नीतियाँ असफल रहीं। ओके, अच्छा नेक्स्ट आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलकों की नीति। मोहम्मद बिन जो तुगलक थे, ये तो इनकी विशेषताएं होगी, इनके बारे में हो गया। अब नीतियों की बात करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान अपनी नीतियों में कई सुधार किए। यहाँ कुछ उनकी नीतियाँ भी हैं, तो देखिए पहली नीति आपकी है कृषि नीति। ओके, कृषि नीति में उन्होंने क्या बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि को उत्पन्न करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की थी। उन्होंने किसानी की भूमि दान करने का आदेश दिया, और उन्होंने बिजली और जल से आधुनिक कृषि तकनीकियों का उपाय करने का विकल्प भी दिया था। उन्होंने कृषि और व्यवहार के प्रोत्साहित करने के लिए कई नए कानूनों का भी लागू किया। वे स्थानीय उत्पादनों को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया करते थे। ओके, ताकि क्या कृषि के क्षेत्र में और जो है सफलता मिले। अच्छा नेक्स्ट आपका क्या है, न्याय सुधार में व्यवस्था इन्होंने की। उन्होंने न्याय व्यवस्था में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए, जिसमें क्या न्यायाधीशों के नियुक्त किया गया, न्याय मंडल का संगठन किया गया। ओके, जिससे कोई भी व्यक्ति को कोई भी कठिनाई हो तो वो आके क्या है अपनी बात रख सके।
और किया गया निष्पक्ष जांच करने के सभी व्यक्तियों के प्रति न्याय दिया गया। जो व्यक्ति अपराधी है उसे क्या है, दंड दिया जाता था। जो व्यक्ति सत्य है और असत्य में क्या है, ये चीज़ वहाँ जांच पड़ताल की जाती थी कि कौन व्यक्ति सत्य बोला कौन सत्य नहीं बोला, उसी प्रकार से उसे दंड दिया जाता था। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 2 प्रश्न किए हैं अभी। क्यों? बिकॉज प्रश्न बहुत बड़े बड़े हैं और आपको इसी तरीके से 10 में से कोई 5 प्रश्न लिखने हैं और आपका एग्ज़ाम में लगभग 3, 4, 5 बच्चे 3 से लेके 4 पेज 5 पेज तक लिखते हैं। ओके, तो इसीलिए आपके आंसर थोड़े बड़े बड़े होते हैं और आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट, आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह मैं प्रतिदिन आप सभी के लिए क्या महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या है एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ओके, ये वीडियो कमेंट बॉक्स, मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या है अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा, किस टॉपिक पे आपको और वीडियो चाहिए आप बताइएगा, मैं आपके लिए प्रयास करूँगा उस टॉपिक पे वीडियो लाने के लिए। बस मैं इतना ही कहता हूँ। कमेंट बॉक्स